अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। ये हमारा मैथ का फर्स्ट लेक्चर है जो कि मैं ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो अभी जिस चैप्टर को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से कितनी कंट्रीब्यूशन होती है या कितने मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर से बनता है। अब हमारे पेपर के अंदर एमसीक्यूज होते हैं, हमारे पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। एक एमसीक्यूज जो कि 1 मार्क्स का होगा वो इस चैप्टर में से बनेगा। इसी तरह 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब इनके मार्क्स जो से हैं वो 4 हो जाएंगे चूंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये ए पार्ट होगा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से लिया जाएगा, 4 नंबर का ये होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 के हैं वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ क्लास के अंदर। बेसिकली ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड को हमने डिस्कस किया था और कुछ कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के लॉस को हमने देखा था। अगर हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर इंक्रीज कर जाते हैं 2/2 से, ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन को तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे तो अभी हम उनको स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं बेसिकली आपको एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो पता चल जाए और अगर आप इन लेक्चर्स के अंदर मौजूद सारे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने एक पिक यहाँ पे पेश की हुई है, तो आपके दिन में ख्याल आएगा कि ये कौन है। तो ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिन्होंने बेसिकली मैट्रिसेस का आइडिया दिया था, इसका आइडिया डेवलप किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, हम इनको कैसे डील करेंगे। इनका नाम आर्थर कैली है। तो इन्होंने ही हमारे लिए मैट्रिसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वही मैंने बिल्कुल उसी पिक के रिलेटेड रखा हुआ है। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हेन। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। अब बेसिकली इनके जहन में आया क्या होगा, मसलन अगर मेरे पास 2-3 बॉल्स हैं और उसमें मैंने कुछ टॉफियां रखी हुई हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इन बॉल्स के अंदर पड़ी हुई टॉफियों को अगर हम इनके नंबर्स यहाँ पे लिखें, जैसे इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 8 हैं और इसके अंदर 1 है, और अब अगर मैं इनको कुछ रेक्टेंगुलर शेप के साथ क्लोज कर दूं तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसी तरह अगर ये मैंने जो सी चीज़ें हैं ये मैंने रो वाइज रखी थी और अगर मैं इनको कॉलम वाइज रख लेता हूँ, जैसे इसमें मैंने कोई टॉफ़ी नहीं रखी, इसमें 2 टॉफ़ियाँ हैं और इसमें 4 टॉफ़ियाँ, ठीक है। तो इसी तरह जब इसका सॉरी जब मैं सबसे पहले इनके नंबर लिखूंगा तो इसमें 0 टॉफ़ी हैं, इसमें 2 टॉफ़ीज हैं, इसमें 5 टॉफीज हैं। तो जब मैं इनको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से बंद करूंगा तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैट्रिक्स अगर हम देखें तो कुछ इस शक्ल में भी होंगे और मैट्रिक्स कुछ इस शक्ल में भी होंगे। अभी फर्दर जब मैं लेक्चर में आगे जाऊंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्या नाम होते हैं और हम इन्हें कैसे
जानते हैं, ठीक है, इनके नाम कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का। तो अगर मैं मैट्रिक्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन करना चाहूँ तो हम करेंगे द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच इज एनक्लोज्ड बाय अ स्केल ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिसेस। तो ये एक जनरल सिंपल एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको आप अपने ज़हन में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आप अपने जहन में क्या रखोगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 1 0 1 3 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। अब इसमें से रो कौन सी होंगी और इसमें से कॉलम कौन से होंगे। ऐसी लाइनें जो जमीन के अलोंग मूव करेंगी, अर्थ के अलोंग मूव करेंगी, वो मेरी रोज हुआ करेंगी। तो देखो ये पहली रो है, ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास दूसरी रो है। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में दो रोज हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कॉलम्स की बात करूंगा तो ये एक वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन कॉलम हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी रो और कॉलम में हर जगह पे कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है। 1 3, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगा तो ये एक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी ना किसी नंबर का होना जरूरी है, बेशक वो जीरो ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मुझे जीरो लिखना पड़ेगा इसको एक मैट्रिक्स की शेप देने के लिए। तो अब अगर मैं रेड कलर वाले देखूं तो वो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो मेरे पास कितने आ गए, 3 आ गए। अब ये इसका ऑर्डर स्पेसिफाई करता है। अब ऑर्डर को एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जो कि नीचे देखो ये लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने आपको बता दिया। कब नंबर ऑफ रोज को अगर आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, तो आमतौर पे इसको एम से मेंशन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम को एन से किया जाता है। तो पर अगर आपसे कोई वैसे पूछ ले नंबर ऑफ रोज क्या है तो वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एम की वैल्यू क्या है तो फिर आपको याद रखना है कि एम की वैल्यू नंबर ऑफ रोज की वैल्यू होती है मैट्रिक्स में। तो इसी तरह फिर हम इसको मेंशन करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक सेट है जिसका नाम मैं के रख लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे इसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले मैं m के बारे में बताऊंगा। अब m क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक हो गया। यहाँ मुझे s लगाना चाहिए। और n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम रोज देखते हैं। तो रोज की मैंने क्या आपको निशानी बताई है, जो सीधी लाइन लगेगी। तो देखो अब यहाँ पे कितनी सीधी लाइनें लगती हैं। तो ये मैं पहले नंबर से स्टार्ट करके आखिरी वाले नंबर तक ले जाऊंगा। अब देखो क्या नीचे कोई नंबर है, नहीं है, तो फिर हम दूसरी लाइन भी लगाएंगे। तो अब यहाँ से मुझे एक अंदाजा हुआ कि जो नंबर ऑफ रो है वो अभी एक आई है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, अब ये पहला नंबर है, पहले नंबर से सीधी नीचे लाइन खींच लो। इसी तरह अब नीचे और कोई नंबर नहीं है तो थोड़ी सी लाइन खींच के मैं स्टॉप हो जाऊंगा। अब आ गई बारी, आ गई एक और लाइन, एक और लाइन। अब अगर यहाँ पे एक चौथा नंबर होता तो मैं चौथी ब्लू लाइन भी लगाता, मगर अभी मैं नहीं लगाऊंगा। तो मेरे पास इस दफा अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 3। तो अब जब मैं अपना प्रॉपर आंसर लिखूंगा तो देखो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इज इक्वल टू, पहले हम देखो m लिखेंगे यानी रोज लिखेंगे, डैश, फिर बाई का वर्ड लिखेंगे, डैश, और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो अब देखो ये अब हमारे पास हमारा प्रॉपर
आंसर आ गया जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के है। इस तरह आप लोग कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है तो आप इस तरह उसका ऑर्डर मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट अभी एक एग्जांपल मैं और ले लूंगा। मैं इस मैट्रिक्स को नाम जे का नाम देने लगा हूँ। 1 2 0 0 1 2 हो गया। अब सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, m यानी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, फिर मैं इसका क्या लिखूंगा, n यानी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक हो गया, तो कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज अब कितनी बनेगी उनको देखो, मैं रेड से लगाने लगा और रेड से एक हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कि जमीन के साथ साथ मूव कर रही। तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन। इसी तरह कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो अभी जब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2। तो अब हम अपना आंसर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स J इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर के बारे में पता चल गया होगा, और कोई भी अब आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा तो आप उसका ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की। और इक्वल मैट्रिक्स में आप लोग देखो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हमें क्या कहता है और किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी अब हमें क्या कहेगी, तो ठीक है जी, टू मैट्रिसेस आर said to be equal if and only if। ठीक है, दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कहेंगे इसी सूरत में अगर पहली शर्त ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। अभी जिस ऑर्डर की अभी हमने ऊपर बात की है वो ये है कि उसके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मतलब होता है कि अगर किसी की पहली वैल्यू है तो दूसरे की भी पहली वैल्यू को चेक करो, और अगर दूसरी वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को चेक करो। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएंगी। तो दो शर्तें उसने रखी हैं, पहला ऑर्डर में इक्वल होगा, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इक्वल होंगी। Two equal matrix here B is denoted by this notation। और एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आपके नीचे मैट्रिक्स लिख दी हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर बताना चाहूंगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो मैं पूरा स्टेप्स नहीं कर रहा, तो अगर आप करना भी चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, जबकि अगर मैं ऑर्डर ऑफ बी की बात करूं उसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब देखो पहली शर्त तो हमारी पूरी हो गई कि दोनों के ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट शर्त क्या है, ए और बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होंगी। तो देखो अगर इसकी ये जो पहली वैल्यू 1 है, इसकी भी पहली वैल्यू 1, इसी तरह इसकी ये दूसरी वैल्यू 2 है तो इसकी भी दूसरी वैल्यू 2, ये तीसरी वैल्यू 0 है तो इसकी भी तीसरी वैल्यू 0, और इसी तरह इसी की चौथी वैल्यू 1 है और इसकी भी चौथी वैल्यू 1।
दो शर्तें दोनों की दोनों पूरी होगी। अब इसी तरह अगर देखो मैं जरा डिफरेंट एग्जांपल लेने लगा हूँ, एक ही मैं लेता हूँ 0 1 और 3, ये ए मैट्रिक्स है। और ये देखो अब मैं जानबूझ के यहाँ पे चलो बी का पहले लिख देते हैं जरा 0 1 3, और नेक्स्ट मैं सी का भी लिख देता हूँ 0 1 3। तो अब अगर आप देखो तो क्या ए और बी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है? नहीं, क्योंकि जो ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बनेगा 1/3। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1/3 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर 1 रो और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, वो मेरे पास आ गए 1 2 3। मैंने डिफरेंट कलर से शो कर दिया। इसी तरह अगर आप लोग बी वाले में देखो तो देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। अब देखो यहाँ पे चूंकि नीचे नंबर नहीं था तो फिर मैंने नीचे लाइन भी लगाई, और चूंकि यहाँ पे आ गए तो फिर मुझे लगानी पड़ी। तो अब कितनी रोज हो गई? 3 बाय कॉलम कितने हैं? 1, ये 1 कॉलम है। तो अब देखो क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं हो सकते। हाँ, मगर इसका ऑर्डर 1/3 ही होगा। ठीक है, तो अब ए और सी के ऊपर पहली शर्त पूरी हो रही है, जो कि थी ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। मगर दूसरी शर्त को देखते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू कौन सी है? 0, तो यहाँ पे कौन सी है? 0, गुड। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं ए और सी इक्वल मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने लगा हूं। अगर इस 1 की जगह पे 9 होता तो जब हम सेम करते तो जो 1 है वो नहीं इक्वल होता 9 के। ठीक है, बेशक पहली दो वैल्यूज इक्वल है मगर 9 चूंकि इक्वल नहीं है तो इसलिए हम इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं हम, जो कि है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली डेफिनेशन नहीं, क्वेश्चन आ गया तो अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। ठीक हो गया, तो मैं ए का ऑर्डर बताऊंगा, बी का ऑर्डर आप लोग फिर खुद जज करना। ये आपका एक होमवर्क के तौर पे आपका ये काम आ जाएगा। 2 1 2 3 2 बल्कि सॉरी, मुझे इसको थोड़ा सा खुला लिखना चाहिए। 2 1 2 3 2 4। तो ये मेरे पास आ गया ए, गुड। अभी हम इसमें से सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो मैं रेड से देखूंगा, पहला नंबर, ये मैंने लाइन खींच दी। अब इसके नंबर है नीचे, एक और लाइन खींच दी, फिर एक और नंबर है और खींच दी। अब यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैं लाइन भी नहीं लगाऊंगा। तो अब मेरे पास m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और ये किसकी इक्वल आ गई? 3 के। अब ब्लू कलर से मैं कॉलम्स को ड्रा कर देता हूँ। पहला कॉलम पहले नंबर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ गया, दूसरा नंबर, ठीक है। अब इसके आगे देखो कोई नंबर नहीं है तो फिर मैं आगे कॉलम भी नहीं लगाऊंगा। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि है 2। और अब हम अपना लास्ट इसको पूरा करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसी की कॉपी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बताया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर आपस में सेम होते हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होती हैं। तो मैं एक दफ़ा इस मैट्रिक्स को ज़रा दोबारा लिख लूँगा।
ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। ये मैंने पहला लिख लिया इक्वल, ये मैंने दूसरा लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम इसमें से इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। तो टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, अब वो कैसे लेंगे? जो पहले वाली वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। दूसरे वाली थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिखूंगा, वो इक्वल आ जाएगी दूसरे वाली वैल्यू के। और इसी तरह जो तीसरे वाली वैल्यू है वो आ जाएगी तीसरी वैल्यू के इक्वल, और जो चौथी वैल्यू है वो आ जाएगी चौथी वैल्यू के इक्वल। अब यहाँ पे अब हमारे पास चार इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इन चारों इक्वेशन में से हमने सॉल्व करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अननोन वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं अगर साइड पे कर दूं, आप लोग वैसे नीचे करना, चूंकि मुझे लगा नीचे जगह कम हो गई तो फिर मैं साइड पे करने लगा। यूजिंग इक्वेशन 3, so it is equal to c minus 1 is equal to 3। माइनस वन इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। अब देखो एक वैल्यू हमारे पास निकल गई। इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 4 नेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। यूजिंग इक्वेशन 4, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। और अब मैं डी वाली रकम को एक साइड पे और बगैर डी को एक साइड पे ले जाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मैंने रूल आपको बताया था। लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। अब ये 4d में से 2d जाएगा तो 2d आ जाएगा 6। अब 2 को मैं नीचे 6 के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जरा इधर लिख लूँ 6 डिवाइडेड बाई 2, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब देखो मैंने पहले 3 और 4 को ही क्यों सॉल्व किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन दोनों इक्वेशन में सिर्फ एक एक वेरिएबल था। अगर आप अपनी 1 और 2 इक्वेशन को देखो तो उसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल है, तो मोर देन वन वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूं, ठीक है, सॉल्विंग या यूजिंग इक्वेशन 1, तो अब मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। मगर c की वैल्यू तो हमने निकाल नहीं ली थी यहाँ पे 4, तो देखो मैं वो रख रहा हूँ a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, -4। अब इसी तरह ये जो a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, ठीक है, तो फिर वहां पे मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 4 को रेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए, आप लोग फिर जरा नीचे नीचे इसको करते जाना। तो अब मैं a की वैल्यू रखूंगा जो कि है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b is equal to -7 plus 4 is equal to -3। 2d, सॉरी मैं d लिख रहा हूँ, मुझे b लिखना चाहिए था, b, और जो 2 है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये चीज। और अब आपके पास चारों की चारों वैल्यूज आ गई हैं, चार ही अननोन वेरिएबल थे, चार ही अननोन वैल्यूज थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।
ठीक है, मैंने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल ली, उसके बाद जो इक्वेशन सॉल्व हो सकती थी मैंने उनको किया। पहले मैंने उन इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें वन वेरिएबल था, फिर बाद में मैं दूसरी इक्वेशन को भी साथ साथ नीचे लिखता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एक और डेफिनेशन आ गई, डिफाइन रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, एक से ज्यादा रो नहीं होगी। देखो मैंने नीचे की एग्जांपल भी दी हुई है, मैं कुछ और एग्जांपल भी लिख लेता हूँ। जैसे बी है 0 1 है, ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू 2 और 4 है, ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू 1 0 1 3 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5, मगर जो रो है वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे पास डेफिनेशन आ गई है वो आ गई डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। तो जो कॉलम मैट्रिक्स है उनमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 होगी, ठीक है। तो the matrix which has one column is known as column matrix। तो ये इसकी मेरे पास डेफिनेशन आ गई। अब मैंने एग्जांपल तो लिखी हुई है, मगर फिर मैं कुछ और भी एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। अगेन वन कॉलम है, रोज ज्यादा है, ठीक है। एक और बी की ऑप्शन लिख देता हूँ, 0 और 1, ठीक है। अगेन देखो मेरे पास रोज तो ज्यादा है, रो मेरे पास यहाँ पे 2 है, मगर मेरे पास कॉलम एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी फिर मैं कॉलम मैट्रिक्स कहूंगा। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स के फिर डेफिनेशन से ही आपको अंदाजा हो गया कि हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिसमें एक रो और एक कॉलम होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मेरे पास है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है। सो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद जो सी है वो आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो अभी देखो जैसे अभी हमें अभी इसके नीचे ऑर्डर लिखता हूँ, देखो इसमें 2 रोज है, ठीक है, और जब मैं कॉलम्स की बात करूं तो 3 कॉलम है। अब देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में एक जैसी नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, तो फिर इसको मैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। इसी तरह अगर इसकी मैं एग्जांपल एक और लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3 2 1 1 2 0। ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम की तादाद सेम नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक और लिखने लगा हूँ 1 0, और इसी तरह सी एक मैट्रिक्स लेने लगा 1 2 1। अब अगर आप देखा जाए कि हम पिछली डेफिनेशन के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो एक रो मैट्रिक्स है, मगर बच्चों अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे जो कि है 1/2, तो ये 1/2 ऑर्डर भी देखो नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी ये बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक रो मैट्रिक्स भी है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सी को देखो तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 3/1। तो जो 3/1 है वहां पे रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। यस, एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है, मगर चूंकि इसमें एक कॉलम है बस, तो फिर हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्सेस जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हैं और रो और कॉलम मैट्रिक्स भी हैं। अब अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एक स्केयर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्केयर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब देखो रेक्टेंगल में वो इक्वल नहीं था, तो इसमें इक्वल आ गया, ठीक है। तो अभी अगर हम देखो तो इसका ऑर्डर 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बी की, 1 3 2 1 0 1, ठीक है, या मैं सी की ले लेता हूँ -1 2 3 2, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2,
सी के अंदर भी नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे तो उनको फिर हम स्केयर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब मैं एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब इसमें नंबर ऑफ रोज देखो आप 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये भी स्केयर मैट्रिक्स एक एग्जांपल है। देखो मैंने आपके लिए काफी एग्जांपल लिख दी हैं, तो उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इसी तरह लास्ट में मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा जिसको मैं z का नाम दे दूंगा और मैं लिख दूंगा 2 अंदर इसके। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो और एक कॉलम है। बाय डेफिनेशन अगर रो और कॉलम आपस में सेम हो तो हम उसको स्केयर मैट्रिक्स भी कहेंगे। बट अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी तो फिर हम उसको रो मैट्रिक्स बोल लेंगे, और अगर किसी के अंदर एक कॉलम होगा तो फिर हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोल लेंगे। तो देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, स्क्वायर, रो और कॉलम। ठीक हो गया? उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद भी रखोगे ज़हन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो बहुत सिंपल है। नल जीरो मैट्रिक्स से मुराद एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं। देखो बेशक वो रो हो, बेशक वो कॉलम हो, या बेशक वो एक स्केयर मैट्रिक्स हो, जब उसके के तमाम नंबर जीरो हो जाएंगे तो हम उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो इज नोन एज नल मैट्रिक्स। तो इसको डिनोट हम ओ से किया करेंगे, ओ इसके लिए स्पेसिफिक हमने कर दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप इसको परफॉर्म करना आपको सिखाता हूँ। द मैट्रिक्स विच ऑब्टेन, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हासिल किया जाता है बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम बना दो या और कॉलम्स को रोज बना दो। यानी हमें कोई एक काम करना है, या रोज को कॉलम बना देना है या कॉलम्स को हमने रो बना देना है। तो जो मिलने वाला मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास ट्रांसपोज होगा। तो लास्ट में देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए टी, तो फिर हम इसको इससे शो करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक ए 1 2 1 3 0 1। तो ये अब मेरे पास जनाब एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो मैं इधर भी ए के ऊपर टी लिख दूंगा और मैं इधर भी लिख दूंगा 1 3 2 0 1 1, और इसके ऊपर मैं टी लिख दूंगा। अब ये तो सॉल्व नहीं होगा, मगर ये वाला हिस्सा अब हमने सॉल्व करना है। कैसे, वो जरा आप देखो। अब आप चाहो तो आप रोज भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप कॉलम भी ले सकते हो। तो मैं रोज लेने लगा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये पहली रो है जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, और ब्लू वाली दूसरी रो है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम रोज को कॉलम बना देंगे, तो देखो अगर ये रो है यूं तो कॉलम फिर यूं होगा। तो अब देखो मैं यहाँ पे यूं सीधी लाइन लगा देता हूँ, अभी कोई नंबर नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। अब मेरी बारी आ जाएगी नंबरों की, तो इधर आ जाएगा 1 2 1। तो बारी बारी तरतीब से मैंने नंबर लिख दिया। इसी तरह 3 0 1। अब जब मैं इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मैं साइड पे करके दोबारा लिखता हूँ, मेरे पास आ गया 1 2 1 3 0 1। तो देखो जो रोज थी वो ट्रांसपोज में कॉलम बन गई। तो उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको आप मिस्टेक भी नहीं होगी। इसी तरह अब हम एक और ले लेते हैं। मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास आ गया 1 2
0। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे चाहो तो आप रो भी ले लो, चाहो तो आप कॉलम भी ले लो। मुझे तो रो से ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं हमेशा रो ही लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो बी के अंदर कितनी रोज है। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। तो अभी हम टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो बी के ऊपर भी टी लगा देंगे ट्रांसपोज का सिंबल, और इधर भी ट्रांसपोज का सिंबल टी लगा देंगे। अब इधर फिर हम इसको खत्म करने के लिए फिर ये वो जो ऑपरेशन मैंने ऊपर आपको लिखवाया है वो हम करेंगे। अब देखो ये पहली रो है ना, तो ये यहाँ पे बन गया पहला कॉलम। ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन गया। ये तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम बन गया। तो अब हम इनके नंबर लिख देते हैं। अब पहली रो में कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे कॉलम में भी मैं एक ही नंबर लिखूंगा। दूसरी रो में एक ही नंबर है, तो यहाँ पे भी एक नंबर लिखूंगा। और तीसरी रो में भी एक नंबर है जो कि 0 है, तो वो मैं 0 लिखूंगा। तो देखो जो मुझे मिलने वाला मैट्रिक्स है वो मेरे पास ट्रांसपोज होगा। जब हम ये चीज रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे तब इस टी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे टी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा, तो यूं हम ट्रांसपोज लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो आ गई नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच obtained by interchanging the sign of all entries of a matrix is known as negative matrix। तो नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके हम जो तमाम एंट्रीज हैं उनके साइन ही चेंज कर देते हैं। अब देखो जैसे मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, -2 0 1 और 3। ठीक है, तो अब नेगेटिव मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, -a से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -a लिखूंगा, इक्वल लगाऊंगा, और इस साइड पे मैं फिर सारे साइन चेंज कर दूंगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। तो ये +2 हो जाएगा, ये -1, ये -3, और 0 हमारा न्यूट्रल नंबर होता है, तो उसके साथ आप कोई भी साइन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। हाँ, दूसरे नंबर के साथ मैंने अपने साइंस को चेंज कर दिया। अब इसी तरह एक और देख लेते हैं, -2 और √3। तो इसका नेगेटिव -b से शो करेंगे। ये देखो -2 है ना, तो ये +2 हो जाएगा। और √3 का साइन हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, तो इस प्लस को मैं माइनस में चेंज कर दूंगा। अब एक बात का ध्यान रखो, देखो मैंने अंदर साइन नहीं चेंज किया, बाहर करना है। ठीक है, बाहर जो रेडिकल का साइन होगा, जो अंडर रूट का साइन होगा, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाएगा। यानी एक ऐसा हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास 2 0 0 2 है। ठीक है, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है, मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा, आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो सारे स्टेप लिखना। तो मैंने इधर ट्रांसपोज और इधर मैं रोज को कॉलम में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो 2 0, तो मैं इसको यूं लिख दिया। और अब इसको पकड़ के मैं ज़रा ब्लू से करूंगा ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो ये पहला नंबर है, ये पहले लिख दिया, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरी जगह पे लिख दिया। तो देखो ये मैट्रिक्स तो बिल्कुल इस जैसा हो गया, सेम एज इट इज, उसका उसी जैसा आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल वापस आ जाएगा, यानी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल वापस आ जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलूंगा। इसी तरह अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट मेरे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जब उसको ट्रांसपोज लिया जाए तो वो -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अभी पहले तो ऊपर a के इक्वल आ गया था सिमेट्रिक में, तो यहाँ पे फिर हमें माइनस का साइन भी एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल लिखूंगा, मैं a लिखूंगा, सॉरी मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं a लिखूंगा जो कि मेरे पास होगा 0 -1 1 और 0 के इक्वल।
ठीक है। अब मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज लूंगा, तो मैंने रोज को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। तो ये पहली रो आ गई, तो इसका पहला कॉलम बनाऊंगा 0 -1। अब ये देखो ये दूसरी रो आ गई, तो इसका मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा 1 और 0। अब अगर आप देखो तो क्या ये मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल आया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ माइनस है, मगर यहाँ पे 1 का साइन पॉजिटिव है, जबकि नीचे 1 का साइन पॉजिटिव था तो इधर माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे, यानी इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में से कोई भी मतलब ले लो, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर लिखूंगा, तो अंदर साइन फिर चेंज कर दूंगा 0 -1 1 और 0। जो माइनस में थे वो प्लस में चले गए, और जो प्लस में थे वो माइनस आ गया। अब आप ये देखो ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये तो मैट्रिक्स बिल्कुल ऊपर जैसा है। तो अब अगर मैं लिखूं इसको A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वाला माइनस और फिर A, तो अब इसको फिर मैं क्या कहूंगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो सी है वो नॉन जीरो होगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो दोनों ही नॉन जीरो हैं, मगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 0 0 0 और यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है, तो तब भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसके ये जो डायगोनल है इसके अंदर एक वैल्यू ऐसी आ गई है जो जीरो नहीं है, जबकि जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होंगी वो कंफर्म है कि जीरो हों। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक और सी में एग्जांपल लिख देता हूँ 1 0 0 3। तो अब ये डायगोनल आ गया, एक नॉन जीरो आ गई, मगर चूंकि ये दोनों वैल्यू जो नॉन डायगोनल है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए फिर हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के अलावा वैल्यूज होंगी वो कंफर्म जीरो होंगी, और जो डायगोनल की वैल्यू वो आपस में सेम नहीं होंगी मगर नॉन जीरो होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी जो डायगोनल की वैल्यू है वो आपस में सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, मगर वन नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इस डायगोनल की जगह पे वन नहीं आ सकता, वन के अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं सी की एग्जांपल लिखूं 3√0 0 3 तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लिख दूं कि अयोटा 0 0 और अयोटा, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सेम आएगी, ठीक है, मगर वन नहीं हो सकती। अब वन क्यों नहीं हो सकती वो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर हमें पता चल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a scale matrix in which all the entries of its diagonal is 1 and the remaining entry should be 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए फिक्स है कि उसके डायगोनल के अंदर 1 1 होगा, ठीक है। तो न स्केलर के अंदर होगा न डायगोनल के अंदर होगा, मगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी वो शर्त है कि वो हमारे पास 1 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ना निकालना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसमें से मैं ए वाला पार्ट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास ए वाला पार्ट है वो आ जाएगा -3 -4 2 और 5, ठीक है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया -a से डिनोट होता है, और दूसरी साइड पे मैं क्या करूंगा साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस प्लस का, जबकि -2 -5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकियों में भी आप यही रूल अप्लाई करोगे, कभी भी अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो आप लोग इसी तरह ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब हमारे पास आ गया फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं एक दफा और बताता हूँ। जो मैट्रिक्स में यूज करने लगा हूँ वो मैं सी यूज करने लगा हूँ।
मैं पहले इसकी एंट्रीज लिख लूँ या यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ कि नीचे जगह ना कम हो जाए। ठीक है, तो टेकिंग सी वाले का मैं कर रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सी के ऊपर भी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं सारे स्टेप करने लगा हूँ, 1 2 3, 2 -1 0, और इधर भी मैंने जनाब लगा दिया इसके ऊपर टी। अब देखो इसमें कितनी रोज हैं, पहले नंबर से सीधी लाइन एक रो हो गई, दो से उसके नीचे नंबर से सीधी लाइन दो रो हो गई, और तीसरे नंबर से तीसरी लाइन, ये मेरे पास तीन रोज हो गई। अब ट्रांसपोज में हम करते क्या थे, जब हम रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। तो अब देखो मैं सारे कलर्स को उसी तरह, ये लो ये मैंने पहला बना दिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, और ये मैंने तीसरा कॉलम बना दिया। तो अब मैं इनके नंबर लिख दूंगा। अब पहले कॉलम में पहला नंबर कौन सा है, 1, तो मैं इधर 1 लिख दूंगा। 2, फिर दूसरी रो में पहला नंबर कौन सा है, 2, तो ऊपर 2 नीचे 1, पहले पहले वाला फिर दूसरे वाला, इसी तरह ये देगा 3 और 0। अब इसको मैं रेक्टेंगल के साथ बंद कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं नीचे आंसर के अंदर विदाउट लाइनिंग लिखूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो ये मेरे पास आ गया जनाब सी का ट्रांसपोज विद ऑल द स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, उस तरह कर लेंगे, या हम दो दफा अलग ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आप जैसे भी करना चाहो। तो मैं ए को ही ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जनाब ए 1 0 2 1। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लगा दिया, और 1 0 2 1 के ऊपर मैंने टी लगा दिया। अब ए का टी तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये मैं सामने लिख रहा हूँ जरा। ठीक है, मगर इसकी रोज कॉलम के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस दफा वो मेंशन नहीं कर रहा, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ जाएगी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एक दफा और ट्रांसपोज इन्होंने लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। तो फिर अब यहाँ पे तो पहले ही ट्रांसपोज है, जब मैंने एक और लेना है तो फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इधर तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाला हिस्सा तो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, मगर इधर भी मैं अपनी रोज को कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो पहली रो पहला कॉलम बनेगी, तो 1 0 आ जाएगा, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1। तो अब देखो ये जो हमारे पास है ये तो ए ही इक्वल आ गया, हेंस ए ट्रांसपोज का जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसको आपने सिमेट्रिक नहीं समझना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो पहली दफा ही ट्रांसपोज लेने पे अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब इसी तरह नीचे आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो ये जो है आपको बिल्कुल इसी तरह है, नाम और वैल्यूज चेंज है। इसको अब आप लोग खुद सॉल्व करोगे और उम्मीद है आप इसको खुद हल भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो अभी पहले मैं मैट्रिक्स पे आने से पहले मैं आपको नंबरों के साथ जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। अब देखो आप जरा सोचो कि 2 के अंदर मैं क्या प्लस करूं कि 2 ही वापस आ जाए, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इसके अंदर मैं प्लस करूंगा। अब मैं सोचने बैठ गया कि 2 में 1 प्लस करूं, तो 2 में 1 प्लस करने से तो 3 आंसर आता है, 2 तो नहीं आया, ये तो गलत हो गया। 2 में 5 प्लस करके देख लेते हैं, 7 आ जाएगा। 2 में प्लस कर लेते हैं -2 को, तो 0 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं 2 में 0 को प्लस करूं, ठीक है, तो तब ये 2 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो 0 है ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी अगर हम इसको किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं तो ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएगा। इसी तरह
यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, तो 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 वापस आ जाएगा, तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मगर अभी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कंसर्न है, तो हम उसी को देखते हैं। तो जो नल मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैं ए नहीं लेने लगा, मैं वैसे ही मैट्रिक्स लेने लगा, 1 2 मैंने वैल्यू ले ली। अब इसमें मैं मैट्रिक्स कौन सा ऐड करूं, तो मैं मैट्रिक्स कर दूंगा 0 0 को ऐड, जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 और 0 प्लस होके 1, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर 2 और प्लस 0, ये मेरे पास आ गया, 1 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो ये अब देखो मेरे पास एक वही वाला मैट्रिक्स वापस आ गया, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आया। तो मैट्रिसेस के अंदर जब भी आपने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताना होगा तो आप एक नल मैट्रिक्स लिया करोगे। अब नल मैट्रिक्स को आपने कैसे लेना है, जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आपने नल मैट्रिक्स ले लेना है। और जब हम इनको आपस में प्लस कर रहे होंगे तो पहले वाली वैल्यू पहले के प्लस साथ प्लस हो जाएगी, दूसरी वाली दूसरे के साथ, और तीसरे वाली तीसरे के साथ प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी की तरह एडिटिव इनवर्स का कांसेप्ट भी हम पहले ले लेते हैं नंबरों के साथ। 2 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में हम इस 2 का साइन चेंज कर दिया करेंगे। अब इसी तरह देखो, अगर -7 होता तो -7 में सिर्फ 7 का साइन चेंज करके यहाँ पर मैं 7 को प्लस करता तब ये 0 के इक्वल आता। तो ये जो 7 है ये -7 का एडिटिव इनवर्स है, ये जो -2 है वो 2 का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर हमें मैट्रिसेस में किसी का एडिटिव इनवर्स बताना होगा तो उसका असल में हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के प्रोसेस को भी हमने ऊपर पढ़ा था और हमने ये डिसाइड किया था कि उसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल दोगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अभी एग्जांपल के तौर पे जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ वो 2 और -3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका नेगेटिव ए निकालूंगा जो कि होगा -2 और +3, प्लस तो प्लस में अभी लिख नहीं रहा, तो ये अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि अभी देखो जब मैंने प्लस करूंगा 2 -3 प्लस -2 और 3, तो 2 प्लस -2 -3 प्लस 3, तो जब मैं इन दोनों को हल करूंगा तो 0 आ जाएगा और इन दोनों को हल करूंगा तो 0 आ जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जब उसको अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर हम प्लस करेंगे तो आंसर में एक नल मैट्रिक्स आएगा। तो यही शर्त इसकी एडिटिव इनवर्स की है। क्वेश्चन नंबर 24 आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमने बताना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का भी मैं थोड़ी देर ऊपर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो मैं अगर ए वाले को ही ले लेता हूँ, ठीक है, वो नीचे वैसे वैल्यू लिखी हुई तो मैं इसके सामने यहाँ पे लिखने लगा हूँ 3√1 -1 2√। तो मैं सबसे पहले इनका निकाल लेता हूँ नेगेटिव मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में मेरे पास आ जाएगा -3√, -1 1 और -2√। तो ये जो सा है -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और अगर आप इसको चेक करना चाहो, जैसा कि देखो मैंने ऊपर क्वेश्चंस के अंदर देखो इनको प्लस करके देखा है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये आप खुद परफॉर्म करोगे और इसका बी पार्ट भी आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। तो इसके अंदर देखो अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मैंने ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए को मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं -2 लिखूंगा, इधर ए लिख दूंगा, इक्वल इधर -2 लिख दूंगा और आगे ए का मैट्रिक्स लिख दूंगा। यानी मैंने मैट्रिक्स ए को दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे स्टेप्स बढ़ाना चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो 2 × 1 -2 × -1 और -2 × 2, यानी हर एलिमेंट्स के अंदर साथ 2 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये -2 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये -4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया -2a। यहाँ से अब हमने एक बात सीखी है, अगर किसी भी नंबर को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को, ये आपने लफ्ज़ मेरे याद रखने हैं, तो वो सारे के सारे मैट्रिक्स में अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी रोज में पड़े होंगे नंबर और जो भी कॉलम्स के अंदर पड़े होंगे। सो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्टली डेफिनेशंस को आज सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने अपनी नीट कॉपीज पे, नीट रजिस्टर्स पे नोट करते जाना। ठीक है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा है वो आप लोग साथ साथ सॉल्व भी करते जाओगे। ओके, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे।